आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब तेजस मार्क टू प्लेटफॉर्म की बात होती है तो फिर हमें इसके रोल आउट का ही वेट होता है। लेकिन अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ ऐसी तस्वीरें साझा करी गई हैं जो कि आने वाले भविष्य में भारत का इंटेंशन क्या होगा उसको स्पष्ट करती हैं। आप सबको पता है कि डीआरडीओ इस समय बहुत सारे जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हैं उनको विकसित कर रहा है, जिसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम हो गया, इजेक्शन सीट्स हो गई, या फिर अगर हम बात करें हमारे इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंडिजिनस नोज कोन। तो इसको लेकर एक रिपोर्ट साझा करी गई है डीआरडीओ की तरफ से। आइए उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है और ये इंडिजिनस एरोस्पेस डेवलपमेंट में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार अपनी तरह का एक कंपोजिट नोज कोन जो कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए विकसित किया गया है, इसकी एक झलक दिखाई है। बाकायदा इसको लेकर के पुणे में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पर डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत सर भी प्रेजेंट थे और उनकी उपस्थिति के दौरान ही ये जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिला है, जो कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, इसका प्रमाण है। दरअसल ये जो नया डेवलप नोज कोन है, या जिसको आप नोज रेडोम भी कह सकते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट का फ्रंटल सेक्शन होता है, इसको इस प्रकार से क्राफ्ट किया गया है कि ये जो रिगरस डिमांड है मॉडर्न एरियल वॉरफेयर की या एरियल कॉम्बैट की, उसको पूरा कर सके। इस प्रोग्राम के बारे में अगर हम अधिक बात करें तो जो चीज़ें अभी तक कंफर्म तौर पर सामने आई हैं उसमें पता चला है कि इस रेडोम में हमें हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज, जो कि अपने तरह का एक आइडियल स्ट्रक्चर रीइंफोर्समेंट कैपेबिलिटी के साथ आता है, और ये कैपेबिलिटी हमें हाई परफॉर्मेंस कंपोजिट मटेरियल्स में देखने को मिलती है, उसको फीचर करता है। और इसके अलावा इस मटेरियल के चॉइस के पीछे की वजह ये भी है क्योंकि ये एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो प्रदान करती है, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है इसको मिनिमाइज करने की जो एबिलिटी है वो भी इस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि ऑन बोर्ड जो एवियोनिक्स है उनके परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी क्रिटिकल मानी जाती है। अब अगर हम क्वार्ट्ज फाइबर के यूज़ की बात करें तो ये ना सिर्फ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को प्रदान करता है, बल्कि इसके अलावा जो रेडोम है ये किसी भी प्रकार से जो रडार सिग्नल्स है उनको इंटरफियर भी नहीं करता है, जिससे कि जो एरियल नेविगेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा वेदर डिटेक्शन हो गया, एडवांस एयर टू एयर टारगेटिंग हो गई, उसमें भी ये किसी प्रकार का अवरोध जो है वो उत्पन्न नहीं करता। तेजस मार्क 2 के नोज कोन की बात करें तो ये अपने प्रीडिसेसर यानी तेजस मार्क 1 की तुलना में छोटी भी है, जहां पर कुछ नए डिज़ाइन फीचर्स को ऐड किया गया है, जैसे कि इसमें जो लेंथ और डायमीटर है उसको तकरीबन 10% तक घटा दिया गया है। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें रेडोम की तो ये 807 का है, जबकि अगर हम एंटीना एलिमेंट्स के फ्रंट में जो बात करें, जो नैरो हुआ है पूरा पोर्शन, वो तकरीबन 740 तक हुआ है, जिससे इसकी एरोडायनेमिक प्रोफाइल जो है वो भी इम्प्रूव हुई है। अब अगर हम रेडोम की बात करें तो इसमें अलग अलग जो फंक्शनलिटीज़ हैं उनको भी ये सपोर्ट करेगा, जैसे कि इसमें इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी और टेलीकम्युनिकेशन जो है वो भी फीचर होगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी जो फंक्शनलिटीज़ हैं उसको ये सपोर्ट करने वाला है। अब इसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आपको ये बताएगा कि जिस प्रकार अभी तक हम रेडोम के लिए जो कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में यूज़ किए जाते हैं कोबम लिमिटेड पर डिपेंडेंट थे, जो कि ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी है, अब ये डिपेंडेंसी हमारी तेजस मार्क 2 में आपको देखने को नहीं मिलेगी, और तेजस मार्क 2 का एक और कंपोनेंट हमने इंडिजिनाइज कर दिया है। रोल आउट की बात करें तो नवंबर में इसका रोल आउट है, फिर हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स की शुरुआत होगी, और उसके बाद मार्च में अगले वर्ष इसकी जो पहली उड़ान है उसको आयोजित कर लिया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहले ही बता दिया है कि जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है, और 2025 के मध्य तक इसका जो रोल आउट है वो हमें देखने को मिल सकता है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं सैफरान के बारे में। सैफरान ने एक ऐसी रिपोर्ट सामने रख दी है जो कि भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पूरी तरीके से पर्याप्त है। सैफरान जो कि इंजन मैन्युफैक्चरर है, और उसको लेकर हम ये मान रहे हैं कि अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि यही वो कंपनी है जो भारत में आकर इंजन निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, और एमका जेट इंजन हम इन्हीं के साथ मिलकर बनाने वाले हैं। लेकिन इसी बीच सैफरान के कुछ अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए ये इच्छा व्यक्त करी है, ना सिर्फ इच्छा व्यक्त करी है बल्कि आप इसको एक कंफर्मेशन भी मान सकते हैं कि जो 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बनाया जाएगा, वो इंटरेस्टिंगली सैफरान के द्वारा जो M88 इंजन बनाए जा रहे हैं वो उनके साथ डायमेंशन में ऑलमोस्ट सेम होगा, यानी डायमेंशन वाइज लगभग दोनों इंजन सेम होने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि सैफरान ये कह रहा है
कि जो इंजन हम एमका के लिए बनाएंगे भारत के पास, ये एक खुली अपॉर्चुनिटी होगी कि राफेल फाइटर्स जो कि M88 इंजन से पावर्ड हैं, उनमें उन इंजन्स को यूज किया जा सकता है। सैफरान का प्रपोजल ऐसे समय पर आया है जब भारत इस समय उनके साथ इंजन डील को फाइनलाइज करने के काफी करीब पहुंच चुका है। सैफरान ने क्लियरली कह दिया है कि जो करंट M88 इंजन राफेल फाइटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके साथ ये नया इंजन कंपैटिबल होगा और ये न सिर्फ भारतीय वायुसेना के राफेल्स में यूज किया जा सकेगा, बल्कि जो भारतीय नौसेना के राफेल M फाइटर्स हैं, उनमें भी अपग्रेड के थ्रू इस इंजन को स्विच किया जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि राफेल में बहुत ज़्यादा मेजर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न ही हमें इंजन बेस में बहुत ज़्यादा बदलाव करने पड़ेंगे, बल्कि राफेल फाइटर इजीली इस नए पावर प्लांट को एकोमोडेट कर सकता है। और ये एस्पेक्ट भारत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें जो एक्सटेंसिव रीडिज़ाइन है उस प्रोसेस से हम बच जाएंगे और हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे और राफेल की कैपेबिलिटीज़ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस समय भारतीय वायुसेना 36 की संख्या में राफेल फाइटर्स को ऑपरेट करती है और भारतीय नौसेना भी अगले ही महीना 26 की संख्या में जो राफेल M फाइटर्स हैं वो खरीदने वाली है। और ऐसे में जो बीतते समय के साथ अपग्रेड्स हैं उनकी जरूरत भी पड़ेगी। दरअसल इस पर जो सैफरान है उन्होंने कुछ क्लियरेंस भी सामने रखी है। उन्होंने कहा कि अगर हम ऑपरेशनल लाइफ टाइम की बात करें इन एयरक्राफ्ट्स की, तो ये 50 वर्ष से ज़्यादा की होती है, जिसमें से प्रत्येक एयरक्राफ्ट को पूरे अपने सर्विस लाइफ में तकरीबन 3 से 4 बार जो इंजन चेंजेस हैं उनसे गुजरना पड़ता है और जो मेजर अपग्रेड्स हैं उनसे भी गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में भारत चाहे तो फिर ये जो 75 किलोटन के M88 इंजन है, इनको 110 किलोटन के इंजन से स्विच कर सकता है और ये बीतते समय के साथ जो अपग्रेड होंगी उनको देखते हुए एक बहुत कंसिडरेबल बूस्ट होने वाला है। ये ना सिर्फ जेट की कैपेबिलिटी को इन्हांस करेगा, बल्कि इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है उसको भी एनहांस करेगा, जो कि लॉन्गर मिशन के लिए ज़रूरी है। और इससे जो लोटर टाइम है ये भी काफ़ी इंक्रीज होगा और राफेल फाइटर्स को ये इनेबल करेगा कि जो हैवी आर्मामेंट्स हैं उनको ये कैरी कर सकता है, जिसका पूरा मतलब ये है कि कॉम्बैट वर्सेटैलिटी जो है वो बढ़ जाएगी ज़्यादा थ्रस्ट के साथ। और इसके वजह से डॉग फाइट्स में या जो हाई जी मनोवर्स हैं उसमें भी काफ़ी मदद होगी। सबसे खास बात उन्होंने ये कहा कि इस नए इंजन को विकसित करते समय जो हमें चीज़ें देखनी होंगी कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो ठीक ठाक होगी और इसमें टाइम का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कम से कम समय में इस इंजन को बनाने का प्रयास GTRE और सैफरान के द्वारा किया जाना है और इसके लिए सैफरान अपना जो फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट है वो भारत लेकर आएगा, जो कि राफेल फाइटर होगा, जिससे इस इंजन को टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि हमने कल की वीडियो में कहा कि भारत के पास खुद की अभी कोई भी जो हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट है वो नहीं है। इसके लिए भारत को सैफरान पर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं, सैफरान का कहना कितना सही है? और आप क्या ये मानते हैं कि भारत को सिर्फ राफेल ही नहीं बल्कि तेजस मार्क 2 और टेडबीएफ जैसे प्रोग्राम में भी इन इंजन्स को यूज करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।